विजिल आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमने मध्य प्रदेश विशेष से कुछ प्रश्नों को लिया है। इसमें मध्य प्रदेश के जो विभिन्न टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो आपके अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन प्रश्नों की प्रकृति को भी समझेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि हम अभी तक जिस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, हमें उसमें क्या बदलाव लाना है, क्या तब्दीली लाना है, क्या उसमें हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 में जो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पहले की तुलना में काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी ये वीडियो सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। हम इसमें आपको प्रतिदिन कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और इसमें हम संपूर्ण सिलेबस के सभी इकाइयों पर कुछ प्रश्नों को आपके साथ चर्चा करेंगे, ताकि आप प्रश्नों से ठीक तरह से वाकिफ़ हो जाएं और अपने तैयारी के दृष्टिकोण को आप उस दिशा में ले जाएं। तो आइए देर न करते हुए हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो मध्य प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित है और आप इस प्रश्न को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैव आरक्षित क्षेत्र का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका प्रश्न है। ये प्रश्न यदि हम देखें तो ये मानचित्र पर आधारित है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें अगर आपको मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए हम एक एक विकल्प पर विचार करते हैं। पहला हमारा विकल्प है पचमढ़ी, फिर अचानकमार और फिर है पन्ना। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पे आपको पूछा है वो पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। आप देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट बताना है आपको। तो सिंपल है कि इन सभी में अचानकमार जो है वो सबसे ईस्ट में आता है और सबसे ईस्ट में यानी सबसे बाद में जो हमारा विकल्प है वो दिया है अचानकमार और अचानकमार। यहाँ पे देखिए पन्ना दिया है तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पचमढ़ी दिया है तो ये भी गलत हो गया आपका। अब आपके पास सी और डी विकल्प रहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आप जानते हैं कि पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है और पन्ना जिले में आता है। तो होशंगाबाद जो है वो पश्चिम में है पन्ना के, इसलिए आपका ये जो विकल्प है वो डी सही होगा, यानी पचमढ़ी, देन पन्ना और फिर अचानकमार। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं जो कि मानचित्र आधारित है, मैप बेस्ड हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पढ़ने के साथ साथ जो है मैप रीडिंग करें। इसी तरह से आपका जो इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके मध्य प्रदेश की जो सेंचुरीज़ हैं, अभयारण्य हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के शहरों की लोकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप पढ़ने के साथ साथ आप जो है ये अपने पास एटलस रखें और एटलस के साथ साथ इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पढ़ें। तो आपकी जो अध्ययन है, प्रिपरेशन है, उसमें गुणवत्ता आएगी और गहराई भी आएगी। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। ये प्रश्न जो है कथन आधारित है। इसमें हमने 2 कथनों को लिया है और इन दोनों कथनों के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। पहला जो हमारा प्रश्न था वो मैप बेस्ड था। ये जो प्रश्न हमने लिया है ये कथन पर आधारित। ये क्वेश्चंस के अलग अलग पैटर्न्स हैं और मैंने अलग अलग पैटर्न्स वाले यहाँ पर प्रश्न लिए हैं ताकि आप जो है अलग अलग
पैटर्न्स के प्रश्नों का अभ्यास कर सकें और साथ में आपको कुछ नवीन या जो नई जानकारी है वो आपको मिल सके। तो पहला हमारा कथन है कि इंदिरा सागर जलाशय जल भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलाशय है ना, सबसे बड़ा जलाशय है। यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। Indira Sagar Reservoir is the largest reservoir in India in terms of water reserves और वाटर स्टोरेज। तो ये प्रश्न सही है और आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है, सबसे बड़ा जलाशय है। इसकी जो क्षमता है वो करीब 12 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक है और ये जल भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा जलाशय है। दूसरा हमारा जो कथन है, नर्मदा नदी पर बने बांधों में सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला बांध सरदार सरोवर है ना। आप जानते हैं सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में आता है, लेकिन ये नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी जो विद्युत क्षमता है यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1450 मेगावाट है ना। और आप जानते हैं कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 4 डैम्स आते हैं। एक आता है आपका ओंकारेश्वर, एक महेश्वर, एक इंदिरा सागर और एक सरदार सरोवर। आप जानते हैं कि इंदिरा सागर 1000 मेगावाट क्षमता का है, जबकि सरदार सरोवर 1450 मेगावाट का है। यानी ये सभी डैम्स में जो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं उनमें ये सबसे अधिक विद्युत क्षमता वाला बांध है। तो ये हमारा कथन भी सही है। अब हम देखते हैं विकल्पों को। आप जानते हैं कि इसमें केवल एक सही है तो ये गलत हो जाएगा विकल्प। केवल 2 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही हैं तो इसमें आपका उत्तर सी हो जाएगा और इसमें दोनों गलत हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपका जो इसका आंसर है वो सी आएगा। ठीक है ना। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आप सभी को क्लियर हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी हो सकता है ये फैक्ट नहीं जानते हों, लेकिन आपको पढ़ने के साथ साथ आपको नवीन तथ्यों को जुटाना होगा, नए फैक्ट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप दूसरे अभ्यर्थियों से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो ये मेरी आपको सलाह है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा जो प्रश्न हमारा है वो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो वर्तमान राज्यपाल पर हमने ये प्रश्न बनाया है। इस प्रश्न में भी आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें एक तीसरा पैटर्न है ये। इसमें आपको 4 में से एक गलत विकल्प चुनना है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको मानवीय गलती नहीं करना, ह्यूमन एरर नहीं करना है। यहाँ पर आपको गलत शब्द पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है ना। कभी कभी हम गलत को सही पढ़ लेते हैं, सही को गलत पढ़ लेते हैं, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट और ऑप्शन, है ना। ये आपका प्रश्न है। तो आइए हम एक एक चारों विकल्पों को देखते हैं। पहला हमारा विकल्प है मंगू भाई छगन भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला। ये सही है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, अभी हाल ही में हमारे नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बी विकल्प जो है वो दिया है कि उन्होंने राजभवन भोपाल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक से 8 जुलाई 2021 को शपथ ग्रहण की। इनको आप जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कर लेना, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जो कि हमारे मोहम्मद रफीक साहब हैं, उन्होंने 8 जुलाई को इनसे शपथ ग्रहण की थी, ओथ लिया था। ये विकल्प भी सही है। ही टुक ओथ ऑन 8 जुलाई 2021 फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश मोहम्मद रफीक ऑफ द हाई कोर्ट एट राजभवन भोपाल, है ना। ज़्यादातर राज्यपाल आपने देखा होगा राजभवन में ही ओथ लेते हैं, तो ये विकल्प भी सही है ना। तो पहला विकल्प भी सही था, दूसरा विकल्प भी सही है। तीसरे विकल्प पर हम विचार करते हैं। वे भारत के केंद्रीय मंत्री भी रहे।
ही वॉज ऑल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है केंद्रीय मंत्री, है ना, और यहाँ क्या लिखा है यूनियन मिनिस्टर, और क्या लिखा है इंडिया की, है ना कि गुजरात की। चूंकि हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो गुजरात से आते हैं, वो गुजरात राज्य के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो एक समाज सेवी हैं और आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये विकल्प है सी वो गलत हो जाएगा। डी विकल्प में दिया हुआ है वे गुजरात के प्रसिद्ध आदिवासी नेता हैं, तो आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये विकल्प भी सही है। यानी हमारा इसमें जो आंसर होगा, चूंकि हमको गलत विकल्प चुनना था इसलिए इसका आंसर सी सही है। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का 30 से हमने प्रश्न लिया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमारी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है अभी भी वो चल रही है और इसमें हमने 40 टेस्ट पेपर तैयार किए हुए हैं, जो कि यूनिट वाइज भी हैं और कुछ उसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी हैं। इसके अलावा कुछ हमने टॉपिक विशेष को लेकर के कुछ टेस्ट पेपर्स बनाए हैं। ये जो आपका टेस्ट सीरीज़ है ये ऑफलाइन है और ऑनलाइन मोड पर भी है और इसका फ़ीस हमने मात्र 1500 रुपये रखा है। इस टेस्ट सीरीज़ की विशेषता ये है कि इसमें हम ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं करते हैं जो कि रिपीटेशन बेस्ड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं या अभ्यर्थियों को वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ कि किसी से पूछा जाए कि भारत भवन कहाँ पर है, तो ये सभी को पता है। इस प्रश्न को पूछने और ना पूछने का कोई औचित्य नहीं है और इन ऐसे प्रश्नों से सिलेक्शन भी नहीं होता है। अभी आपको मैंने कुछ प्रश्नों के नमूने बताए थे, इस तरह के प्रश्नों को करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मध्य प्रदेश राज्य प्रवर्तित योजना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मध्य प्रदेश स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित है। आप लोग मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उसी से मैंने ये प्रश्न बनाया है। ये प्रश्न जो है आपको देखने में सरल लगेगा, लेकिन यदि आपको सभी योजनाओं की जानकारी होगी तभी आप इस प्रश्न को ठीक से डील कर पाएंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश राज्य प्रवर्तित, यहाँ ध्यान देना है मध्य प्रदेश राज्य प्रवर्तित, यानी आपको बताना है मध्य प्रदेश स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम बताना है ना, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जैसा कि आप जानते हैं सूरज धारा जो योजना है, ये योजना SC और ST के किसानों के लिए है और इसका उद्देश्य ये था कि जो अधिक मूल्य वाली फसलें हैं वो मध्य प्रदेश के किसान लें, तो ये योजना आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका इसमें विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं है पूछा है, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई मानवीय गलती नहीं करना है, कोई ह्यूमन एरर नहीं करना है, नहीं है पूछा है ना। यानी पहला विकल्प सही है, ये मध्य प्रदेश की योजना है सूरज धारा योजना। दूसरी योजना वंजा योजना है, ये अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुसूचित जनजातियां जो लघु वन उपज या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं उस पर आधारित वो इंडस्ट्री लगाएं, इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है उन्हें प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है, तो ये योजना भी सही है। तीसरा हमारा विकल्प है कौशल्या योजना। ये मध्य प्रदेश की महिलाओं से संबंधित है, खासतौर से उनके रोजगार से। इसमें सरकार जो है वो महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है और इस योजना का नाम कौशल्या। तो ये योजना भी आपका सही है यहाँ पे। अब आता है जो आत्मा योजना है, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है और ये जो योजना है ये बेसिकली कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए है और आत्मा जो शब्द आता है वो ATMA से आता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है ATMA। तो यहां पे आप देखेंगे कि आत्मा जो योजना है वो केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है, इसलिए इसमें आपका विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि मध्य प्रदेश राज्य प्रवर्तित योजना नहीं है ना। ठीक है, तो आपको ये हमारा अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, अब ये अलग तरह का क्वेश्चन पैटर्न है। इसमें हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियों पर आधारित ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश की मिट्टियों का जो वितरण है और उनको आपको समझ होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए किस जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप बेस्ड आपने अगर स्टडी की है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो सुमेलित नहीं है, सबसे पहले हमको नहीं है ये ठीक से डिसाइड कर लेना चाहिए और अपने दिमाग में रखना चाहिए, ताकि कोई मानवीय गलती ना हो, कोई ह्यूमन एरर ना हो, है ना। तो नहीं है, इज नॉट करेक्ट मैच्ड, है ना। तो आप जानते हैं शाजापुर जो है वो आपका मालवा क्षेत्र में आता है और मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये विकल्प आपका यहाँ सही हो जाता है। श्योपुर जो है वो चंबल और ग्वालियर का रीजन है, यानी मध्य भारत पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेटू का रीजन है, तो यहाँ पर अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। आप जानते हैं भिंड मुरैना श्योपुर का जो रीजन है वहाँ पर अलुवियल सॉइल होता है, जलोढ़ मिट्टी है। सतना जो है आप जानते हैं कि ये रीवा पन्ना पठार में आता है, और आप देखेंगे कि जो रीवा पन्ना का पठार है वहाँ पर जो लाल मिट्टियाँ हैं और काली मिट्टी है उसका वो ट्रांजिशनल जोन है, यानी संक्रमण क्षेत्र है, यानी वहाँ पर मिट्टियाँ आपस में मिल जाती हैं, इसलिए ये विकल्प भी सही है। आपको गलत विकल्प चुनना है, ध्यान रखना है। बालाघाट में लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती, आप सभी जानते हैं लेटेराइट मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में तो नहीं ही पाई जाती हैं। अगर आपने सॉइल्स का टाइप पढ़ा हो, ये लेटेराइट जो मिट्टियाँ होती हैं वो वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर वेट एंड ड्राई कंडीशंस होती हैं। ख़ास तौर से हमारा जो केरल का मालाबार क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टियाँ प्रधानता से पाई जाती हैं। कुछ ये मिट्टियों का कुछ भाग जो है आपका छोटा नागपुर पठार में भी देखने को मिलता है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाता है आपका, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे सही विकल्प हुआ डी आपका। तो इस तरह से ये मिट्टियों का प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? अब फिर से हमने मध्य प्रदेश पर्यावरण पर आधारित प्रश्न पूछा है, खास तौर से जो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नेटवर्क है उसी का ये प्रश्न है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से पूछा है मैंने। तो पहला इसमें कथन है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ मानसूनी वनों की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का टाइप दिया हुआ है, कहाँ, किसका? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का, है ना। इसको पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज डोमिनेटेड बाय सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट्स, है ना। तो आपको परीक्षण करना है कि ये कथन सही है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो जो रेनफॉल है, यानी जो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है ना। तो वर्षा की मात्रा यदि घटेगी तो वहाँ पे क्या होगा? शुष्कता होगी, ठीक है। और शुष्कता होगी तो क्या होगा? वहाँ पर जो फॉरेस्ट का टाइप होगा वो आपका होगा शुष्क पतझड़ मानसूनी वन, आर्द्र तो नहीं ही होगा, है ना। इसलिए ये विकल्प सही है। दूसरा हमारा जो कथन है वो है अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व में उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ मानसूनी वनों की प्रधानता है। द अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व इज डोमिनेटेड बाई सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? आर्द्र पतझड़ वन, है ना। और आपको विकल्प कैसा चुनना है? सही चुनना है कथन, है ना। तो ये विकल्प भी सही है। क्यों सही है बोलो? क्योंकि आप जानते हैं कि जो बघेलखंड का रीजन है
है ना, यानी जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश का भाग है वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ज़्यादा वर्षा होने के कारण वहाँ पर जो मानसूनल फॉरेस्ट है उसका जो टाइप होगा वो कैसा होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस होगा, है ना। तो ये विकल्प भी सही है। तो आइए अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमारा कौन सा इसमें फिट होता है। तो केवल एक सही है, जबकि यहाँ पे दोनों सही हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। केवल 2 सही है, तो ये भी गलत हो गया। 1 व 2 दोनों सही हैं, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 1 व 2 दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर हुआ सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। कौन सा एक स्थल रूप मध्य प्रदेश में प्रायः देखने को नहीं मिलता है? मध्य प्रदेश भूगोल का से हमने ये प्रश्न लिया है लैंडफॉर्म से। विच वन लैंडफॉर्म इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, है ना। 4 विकल्प आपको दिए हैं, गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक, जलप्रपात वाटरफॉल, नदी खड्ड यानी रिवर गॉर्ज, और चौथा दिया है बेडलैंड या रेवाइंस कहते हैं इनको, है ना। तो देखते हैं हम कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, आप जानते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहाँ बनता है? इसी को हम छाड़न झील बोलते हैं, जहाँ पर नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन करती हैं। और आप देखते हैं मध्य प्रदेश की जो रिवर्स हैं वो मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर जो गोखुर झील है विकल्प, वो आपका गलत हो जाएगा। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में वुलर झील की तरह कोई ऐसी ऑक्सबो लेक पाई जाती है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको नहीं चुनना है, समझ रहे हैं ना, कौन सा लैंडफॉर्म्स नहीं दिखता है। अब आता है जलप्रपात। आप जानते हैं नर्मदा नदी अपने उद्गम से लेकर के और आगे रास्ते में कई सारे जलप्रपात बनाती है, चंबल नदी भी बनाती है। ऐसे ही आप देखेंगे जो बीहड़ नदी है जो रीवा के पास बहती है, वो भी जलप्रपात बनाती है। तो ये विकल्प सही हो जाता है आपका, है ना। आपने बहुत सारे वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा होगा एमपी के। अब आता है नदी खड्ड। आप जानते हैं नर्मदा नदी जो है वो भेड़ाघाट से आगे रिवर गॉर्ज बनाता है, तो ये विकल्प भी सही है ना। तो यहाँ पे आपको रिवर गॉर्ज भी सही मानना पड़ेगा। अब आता है बीहड़। बीहड़ मतलब होता है रेवाइंस, जहाँ पर गली इरोजन होता है, अवनालिका अपर्दन होता है, और ये अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। कहाँ करती है? नॉर्थ वेस्ट एमपी में करती है ना। और वहाँ पे आप देखते हैं कि बीहड़ यानी एक बेडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है, तो ये विकल्प भी सही है। इसका मतलब है कि आपको इसमें गलत चुनना था, इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाता है, यानी ऑक्सबो लेक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, मालवा की काली मिट्टी किस एक फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, नहीं है पूछा है, ओके। विच वन क्रॉप इज द ब्लैक सॉइल ऑफ मालवा नॉट सूटेबल, है ना। यानी ब्लैक सॉइल में कौन सी फसल सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यदि आपको मालवा की काली मिट्टी का क्रॉप पैटर्न पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। देखिएगा, सोयाबीन आप सभी जानते हैं कि मालवा में बहुत मुख्य फसल है ये, है ना। तो ये सही हो जाता है आपका सोयाबीन। यहाँ पे गेहूँ, गेहूँ भी होता है मालवा में। व्हीट, कपास, कपास तो होता ही है, ये भी कॉटन भी सही है। ग्राउंड नट नहीं होता है, यानी मूंगफली नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो ये गलत हो जाता है। तो आपको नहीं है पूछा है, इसलिए आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अब सवाल होता है कि मूंगफली जो होती है वो किस मिट्टी में ज़्यादा होती है। आप जानते हैं लाल मिट्टी जो रेड सॉइल होता है, जो कि भुरभुरा होता है, वो कहीं ना कहीं आपका ग्राउंड नट या मूंगफली के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश के किस एक स्थान पर 1857 का विद्रोह असैन्य विद्रोह था? असैन्य मतलब एक सिविलियन रिवोल्ट्स था, यानी उसमें आपके सोल्जर्स ने भाग नहीं लिया था, है ना। तो विच वन प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 आ सिविल रिवोल्ट, है ना। सिविल रिवोल्ट आपको यहाँ पे बताना है, या सिविल अपराइजिंग भी कह सकते हैं आप इसको। तो पहला है नीमच। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट एरिया है यानी छावनी है,
उन सभी जगह पर क्या होता है, आपका सैन्य विद्रोह होता है, क्योंकि उसमें सैनिक भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छावनी कहाँ कहाँ पे है, नीमच में भी थी, महू में भी थी और मुरार में भी थी। मंडला में छावनी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सिविल रिवोल्ट होता है या सिविलियन अपराइजिंग्स होती है। आप जानते हैं गोंड में आपका जो मंडला का क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड में आता है, या गोंड वहाँ पर रियासत है, जिसमें आप शंकरशाह रघुनाथ साय को देखते हैं। ये बैकग्राउंड से सिविलियंस हैं और इन राजाओं ने वहाँ पे रिवोल्ट किया था, इसलिए असैन्य विद्रोह था, है ना। तो असैन्य विद्रोह कहाँ पे था, मंडला में। बाकी जगह कैसा था, सैन्य विद्रोह था। तो इसलिए आपका ये इसमें जो विकल्प है वो डी सही हो जाता है, मंडला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, वीर सिंह बुंदेला का मुस्लिम इतिहासकारों ने किस नाम से उल्लेख किया है। यानी ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो मध्य प्रदेश मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। व्हाट नेम इज वीर सिंह बुंदेला मेंशन्ड बाय मुस्लिम हिस्टोरियंस, है ना। आपको ये प्रश्न शायद पढ़ने में नहीं आया होगा, ये नवीन प्रश्न है। इसमें जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को नाहर सिंह कहा है ना। क्या कहा है, नाहर सिंह। तो इसलिए ये चूँकि प्रश्न एकदम सिंपल है, सरल है, सपाट है, लेकिन ये आपकी तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, फैक्चुअल नॉलेज यदि होगा आपको इसका, तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है नाहर सिंह, है ना। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र टेबल टॉप भू आकृति पर विस्तृत है। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रोचक प्रश्न है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर द टेबल टॉप लैंडफॉर्म, है ना। यहाँ पे आप प्रश्न को यदि देखें तो प्रश्न आपसे ये मांग कर रहा है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको फ्लैट ना पढ़ें, उसको थोड़ा सा गहराई से पढ़ें। यानी आप बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका केवल स्थापना वर्ष ना पढ़ें, है ना, या वो किस ज़िले में फैला हुआ ये ना पढ़ें। बाकी आप उसमें वहाँ का जो फिजियोग्राफी है वो भी पढ़ें, वहाँ कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये भी पढ़ें, वहाँ किस तरह का वाइल्ड लाइफ है आप ये भी पढ़ें, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि टेबल टॉप होता क्या है। बेसिकली टेबल टॉप एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो कि प्लेटो यानी पठार का एक फॉर्म है ना। और ये दूर से देखने पर आपको टेबल जैसा दिखता है ना। पठार के आपने देखा होगा प्लेटोस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे हाईलैंड एक होता है, उसमें एक टेबल टॉप होता है, इसी को टेबल लैंड भी कहते हैं, है ना। अगर आप इसको गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। तो टेबल टॉप का मतलब होता है पठार नुमा आकृति है और इसका जो अपर सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट है ना। और दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है हमको, टेबल जैसा दिखाई देता है ना। बेसिकली है ये प्लेटो। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं इसमें चारों विकल्प। तो आप जानते हैं कि पचमणी है वो कहाँ पे स्थित है, वो लोग महादेव पर स्थित है। और महादेव क्या है, बेसिकली एक हिल है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पठार के बारे में पूछ रहा है। अचानक मार है वो कहाँ पे, मैकाल पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी पठार नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आता है पन्ना। पन्ना जो है वो भी किस में, रीवा पन्ना प्लेटो में आता है, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे, चूंकि रीवा पन्ना पठार में आता है, मैंने बोला ना पठार, और पठार का एक रूप है क्या, टेबल टॉप, है ना। नीलगिरी आप जानते हैं पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये भी गलत हो जाता है। देखिए कॉमन सेंस भी अगर आप लगाते तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। इसी को आप एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, या इसी को आप ये कहते हैं कि एक एक करके गलत करते जाएं और सही को चुन लें। तो ये प्रोसेस बहुत बेस्ट है, इससे आपका जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या सही हुआ, बोलो, पन्ना, यानी सी विकल्प सही है। अगला हमारा प्रश्न है, बस कुछ प्रश्न और हैं। सर्वाधिक वर्षा विचलनशीलता का क्षेत्र है, द रीजन ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल वेरिएबिलिटी। तो रेनफॉल वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता का मतलब क्या होता है,
विचलनशीलता का मतलब होता है कि जो वर्षा होती है, औसत वर्षा में औसत वर्षा कम होना या ज़्यादा होना, है ना, उसे हम कहते हैं वर्षा की विचलनशीलता। तो वर्षा की विचलनशीलता कहाँ पे होगी ज़्यादा? सिंपल है, जो भाग आपके समुद्र से बहुत दूर होंगे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो सबसे ज़्यादा दूर होगा, वहाँ वर्षा की विचलनशीलता ज़्यादा होगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र जो है आपका समुद्रिक क्षेत्र से काफ़ी दूर आता है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एमपी का मैप बता के आपको बताता हूँ। ये एमपी का आपका मैप है ना, और ये उसमें आप देखेंगे ये बालाघाट मंडला का रीजन है, यहाँ पे आता है ये, है ना। तो यहाँ तो आप जानते बे ऑफ बंगाल की जो मानसून शाखा है उससे वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता है, ठीक। तो यहाँ पे रेनफॉल वेरिएबिलिटी कम होता है ना। और ये भी याद रखना, रेनफॉल वेरिएबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ड्राउट आएंगे और वहाँ पे फ्लड्स आएंगे। ओके, ग्वालियर चंबल का रीजन है, ये है सेंट्रल इंडियन प्लेटू। आप देखेंगे ये अरब सागर से ये सबसे ज़्यादा दूर है ना। और अभी आपने देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है ना, जो कि ये जो रीजन है आपका चंबल का रीजन है, यहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई है चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से। तो ये बाढ़ की स्थिति है, कभी कभी यहाँ पे ड्राउट की स्थिति भी आ जाती है ना। तो वर्षा की विचलनशीलता यहाँ पे मैक्सिमम है। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है ना। तो इसमें आपको सर्वाधिक बताना है, ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम। तो इसमें आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, है ना, बी विकल्प सही है। रीवा सीधी का जो रीजन है वो यहाँ पे आता है, आप जानते हैं ये रीवा सीधी का रीजन है। तो आप देखते हैं ये भी समुद्र से नज़दीक है। फिर आता है झाबुआ अलीराजपुर, यहाँ पे देखिए झाबुआ अलीराजपुर का रीजन है, ये अरब सागर से नज़दीक है। तो अगर आप मैप को ठीक से रीड करेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं ना। अगला हमारा प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से महत्वपूर्ण पठार है, ठीक, मध्य प्रदेश के खनिजों पर आधारित क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट प्लेटो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिनरल्स इज, रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जो मिनरल्स आपको मिलेगा वो लाइम स्टोन मिलेगा, और पन्ना में आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा, डायमंड मिलेगा, है ना। मालवा का जो पठार है आप इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं। झाबुआ का जो क्षेत्र है वहाँ पे ले दे करके आपका रॉक फॉस्फेट मिलता है ना। बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में आता है। अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से, आप इसको याद हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं, ये पूर्व भाग में आता है। देखिए अब ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ऐसे फैला हुआ है ना। तो ये इसका जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, कोल बेड मीथेन पाया जाता है यहाँ पे। और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं ना, जैसे कॉपर है, मैग्नीज है ना, बॉक्साइट है, आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ये सारे जो है आपके अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में। यानी आपको सबसे महत्वपूर्ण पठार बताना है, तो यानी वैल्यू यानी खनिज मूल्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो भी महत्वपूर्ण है। मिनरल्स की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर स्टोरेज या भंडारण देखेंगे तो उसकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है ना। मध्य भारत का जो पठार है यानी ये ग्वालियर चंबल का रीजन है, यहाँ पे आप देखें कॉमर्शियली बहुत मिनरल्स का जो है एक प्रकार से प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए आपका ये बघेलखंड का जो पठार है ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, यानी सी विकल्प सही है आपका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कथन और कारण रीजन असर्शन पर है। पहले मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन चूंकि 2020 में ट्रेंड चेंज हो गया है तो आपको इस तरह के सभी पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। प्रश्न हम पढ़ते हैं, 2030 तक मध्य प्रदेश के औसत तापमान में जलवायु परिवर्तन के कारण
1.8 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो सकती है। बेसिकली ये जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है कि क्लाइमेटिक एक्शन प्लान ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट 2012 उसकी ये रिपोर्ट पर आधारित है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, यदि पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, है ना। तो ये विकल्प सही है। बाई 2030 द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मध्य प्रदेश may increase by 1.8 to 2 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट। ये सही है। रीजन क्या दिया हुआ है? द एवरेज मानसून रेनफॉल इन मध्य प्रदेश विल इंक्रीज बाय 1.25 टाइम्स, है ना। यानी जो वर्षा का भी स्तर है हमारा उसमें 1.25 गुना वृद्धि हो जाएगा, यानी वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। ये विकल्प भी सही है। अगर मान लो आपको ये नहीं पता है तो आप भी जानते हैं तापमान बढ़ेगा तो एवेपोरेशन बढ़ेगा। एवेपोरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन होगा, और बाष्पोत्सर्जन होगा तो आपने देखा होगा ज़्यादा वर्षा होगी क्योंकि बादल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसको अगर दोनों तथ्यों को देखेंगे तो इनमें एक रिलेशन बन जाता है ना। ये जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई कर रहा है ना। तो इसलिए इसमें अगर हम विकल्प देखें तो कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तीनों विकल्प को पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का एक क्वेश्चंस का डिस्कशन था, और इसी तरह का डिस्कशन हम आपसे कल भी करेंगे, और ये डिस्कशन का जो हमारा वीडियो सीरीज़ है वो निरंतर चलता रहेगा। तो कल हम आपको इसी समय फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।